मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और चुनाव एक्सप्रेस आज आप पहुंची है पश्चिमी यूपी के सहारनपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सहारनपुर की जनता हमारे बीच में है और थोड़ी देर में इन सभी जनता के बीच जो वोट के लिए जाने वाले हैं तमाम पार्टियों के नुमाइंदे वो भी हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि पहले चुनाव का जो रण है उस पर इस वक्त सियासत हाई हो चुकी है। बीजेपी और सहयोगी दल ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में एक तरीके से परेशानी है। आरएलडी पहले ही साथ छोड़कर के जा चुकी है और उसके बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्ष को घेरते हुए कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज माफियाओं पर बड़ा सहारनपुर के देवबंद से उन्होंने पश्चिम की सियासत की हवा के रुख को पलट दिया है। इतना ही नहीं, माफियाओं को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त प्रदेश है। पश्चिम की बात करें, पूरब की बात करें, अवध की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में अब माफिया मुक्त यूपी की बात हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने माफियाओं का नया इलाज भी बताया। बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से घेर रहे हैं आईएनडीआईए गठबंधन को, उसका कोई करारा जवाब विपक्ष उन्हें दे पा रहा है? और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के इस भाषण के बाद पश्चिम की सियासी हवा का रुख पलट जाएगा? सहारनपुर की जनता के बीच से इसी पर करेंगे चुनावी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देवबंद में योगी, माफिया पर करारा प्रहार। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। 24 की महाभारत में मुद्दा बनेंगे माफिया। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। पश्चिम की लड़ाई जहन्नुम तक आई। ये 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते ही संत बन जाते हैं। योगी का ऐलान, माफिया का एक ही समाधान। अपराधी तो सब सत्ता में बैठे हुए हैं, गुंडे सब सत्ता में बैठे हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम की लड़ाई अब माफिया मुक्त यूपी पर आ गई है? और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी मेहमानों का। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में हेमंत अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में मनीष त्यागी जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और वरिष्ठ पत्रकार अवनींद्र कमल जी भी हमारे बीच में हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख मनीष जी का करते हैं। मनीष जी, सवाल आपसे यही, आज सहारनपुर के देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई और इस जनसभा में माफियाओं को उन्होंने निशाने पर लिया, एक तरीके से कड़ी चेतावनी दी कि यूपी में अब ये सब नहीं चलने वाला है। तो आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले जिस माफियागिरी की बात होती थी, जिस अपराध की बात होती थी, दंगों की बात होती थी, एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर के ये याद दिलाया गया कि अब ये न्यू यूपी है, माफिया मुक्त यूपी है? और पूर्व की सरकारों में क्या तस्वीर थी और आज की सरकार में क्या तस्वीर है? उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी पार्टी में उन्हें एमपी के टिकट दिए हुए हैं। जैसे लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई, इससे बड़े माफिया जो उनकी हत्या की। और ये जो इनके एक सांसद है जो अभी इनके ओलंपिक के जो अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े आरोप हैं और वो एक बहुत बड़े माफिया हैं। तो जितने भी ब्रिजेश सिंह हैं जो इनके एमएलसी हैं, जितेंद्र सेंगर हैं, जितने माफिया हैं सारे भाजपा में हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल प्रदेश में नहीं है। रोज बैंक लूटे जा रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं। अब वो इस बात को पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। ये आरोप बीजेपी ने कांग्रेस ने लगा दिया है बीजेपी पर, जिन बातों को लेकर आप विपक्ष को घेर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या उनकी सहयोगी दल कांग्रेस। बड़ा आसान है आरोप लगा देना।
वस्तुतः जो आज स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होने की दिशा में है। जितने संगठित माफिया, जितने संगठित अपराध होते थे, या तो अपराधी जेल में है या कहीं और जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता सुख की सांस ले रही है। मेरी माताएं बहनें निर्द्वंद रूप से रात को 12 बजे भी घूमती हैं, किसी की उंगली हिम्मत नहीं उंगली उठा जाए। हाँ, अपराध हमेशा होते हैं, अपराध होता है, लेकिन आज अपराधी पकड़ा जाता है, अपराधी को सजा मिलती है। पहले की तरह हत्या करके विधायक के घर में छुप जाए, कोई कार्रवाई न हुई, ऐसा नहीं होता। अपराधी कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। चलिए, ये आपका दावा है। जनता के बीच में चलेंगे। इस बीच आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं, मैं माइक आपके पास लाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में, उनसे लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि माफिया मुक्त यूपी की बात हो रही है, क्राइम कंट्रोल की बात हो रही है, कितना बड़ा ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में रहने वाला है? क्या जनता का मूड इस पर बनेगा? देखिए, माफिया राज होना और अपराध होना, ये दोनों दो चीजें हैं। अपराध का मतलब जैसे पहले संगठित अपराध होते थे, किडनैपिंग होती थी, रोड होल्डअप होता था, महिलाओं की चेन इसी सहारनपुर में हरिमंदिर जैसे इलाके में छीन जाती थी। एक दिन में पता चला 10-10 चेन छीन रही है। रंगदारी व्यापारियों से मांगी जाती थी, कैराना यही पास में है, पलायन हो जाता था। इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा है और पूरी तरह से अंकुश लगा है। आज इस तरह के जो लोग अपराध करते थे, ज्यादातर लोग तो निपटा दिए गए हैं। वो चाहे मुकीम काला बदमाश हो, अंशुल दीक्षित हो, उसमें कोई धर्म समुदाय जाति की बात नहीं है। इस मुद्दे पर योगी सरकार, लेकिन इस पर हमने देखा राजनीति भी खूब होती है, आपके माफिया, हमारे माफिया, उनके माफिया, इनके माफिया। क्या माफियाओं की भी जाति धर्म देखा जाएगा या अपराध देखा जाएगा? माफिया, गुंडा, आतंकवादी, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनका कोई धर्म नहीं होता है। जहां तक आपराधिक मामलों की बात है तो वो अभी आप देखिए जितने भी प्रत्याशी हैं सभी दल के, उसमें कई मुकदमे हैं, लेकिन वो अदालत में विचाराधीन है। जब अदालत से वो दोषी सिद्ध हो जाएंगे तब वो माना जाएगा। लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर, इस मसले पर, और खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने जो खौफ बदमाशों में पैदा किया है, उसका संदेश गाजीपुर से गाजियाबाद तक ही नहीं। चलिए, ठीक है। क्राइम कंट्रोल, माफियाओं के टेरर से जो मुक्ति मिली है, उसका संदेश गया है क्या? आप लोग हाथ खड़े करिए। सबसे पहले महिलाओं से हम शुरुआत कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है मैडम आपका? कैमरे की तरफ देखिए। अल्पना तलवार। सबसे पहले तो क्राइम हो जाते हैं, बहुत होते हैं, और पहले की जो हिस्ट्री है वो तो हम सब लोगों को पता है क्या होता था। हम लोगों के मोहल्ले में अगर चेन खींच ली जाती थी, थाने में जाते थे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, तो क्राइम नंबर बढ़ जाएगा ये सोच के रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती थी। आगे की तो बात ही क्या है, शुरुआत ही नहीं होगी तो आप अंत तक कैसे जाएंगे? और आज हम लोग यहाँ इस समय हैं तो आप ये देखिए इस कितना अच्छा माहौल है जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो यहाँ आना और बैठना संभव ही नहीं होता, हमारे घर वाले निकलने नहीं देते हैं। जी। सहारनपुर और आसपास की बेल्ट ऐसी है, इसने बहुत सा पलायन देखा है, दंगा देखा है, कर्फ्यू देखा है। कुछ बदला है इन सालों में या ये सिर्फ चुनावी दावे हैं? जनता का मूड बनेगा इन दावों को लेकर? देखिए, ये दावे बिल्कुल जो पहले होता था, दंगा है, ये चीजें बिल्कुल बंद हो गई हैं, क्योंकि माफिया डर गए हैं, गुंडे लुटेरे डर गए हैं कि भैया अगर योगी की नजर में आ गए ना तो हम बचने वाले नहीं हैं। योगी जी सबको, इस तरह के लोगों को निपटाने वाले हैं। और दूसरा, आपने देखा कि यहाँ पे दुकानों से लोग बंद करके जब शाम के टाइम जाते थे तब उनके या तो मर्डर हो गए और या फिर उनके साथ रंगदारी मांगते थे, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का व्यवसाय है, व्यापारी वर्ग है। हाँ जी, व्यापारी वर्ग है, उसके साथ लूटपाट हो जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी और उसकी हत्या भी हो जाती थी। लेकिन इन सब चीजों से शहर के अंदर बहुत ज्यादा अमन और शांति है। ठीक है, और कोई कुछ बात रखना चाहते हैं? जी, आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है। मैं इन अपनी बहनों की चिंता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, तो इन्हें याद करना चाहिए कि बृजभूषण जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने महिलाओं के साथ क्या करने का काम किया। रमेश बिदुड़ी जो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की गवाही देने का काम करते हैं, इस बार टिकट कट गया दानिश अली के साथ, वो चाहे टिकट कटाया कुछ भी, किस पार्टी का सदस्य था वो? संसद के अंदर जब से देश आजाद हुआ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सांसद को संसद के अंदर गालियां दी जा रही हो मैडम। और अभी मेरे भाई मनीष त्यागी जी ने कहा, टैनी ने क्या किया? टैनी ने, जो किसानों की सरकार कहा जाता है, टैनी ने किसानों को कुचल दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए कीले बिछाने का काम कर दिया। और इस शेर से सुनिए कि दिलों में बुग़्ज़, अदावत की आग सीनों में, दिलों में बुग़्ज़, अदावत की आग सीनों में, ये सांप
हमने ही पाले थे आस्तीनों में। और हमारे मुल्क में जमहूरियत की मत पूछो, जैसे गिरी हो तवाइफ तमाशबीनों में। ये हाल करने का काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप एक बात बताइए, आप जमहूरियत जानते हैं, डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। आप बिल्कुल चौड़े होके ये शेर यहाँ पड़ गए, कोई आपको उठा करके ले गया यहाँ से? आप अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, सबके बीच में अलग अलग विचारधारा वाले लोग बैठे हैं, स्वतंत्रता से बात कर रहे हैं आप डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं। बाबा साहेब तो हमारे ही थे ना, भारत के ही थे ना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान और लोकतंत्र के अंदर ये ताकत दी है कि आम नागरिक भी अपनी बात खुल करके रख सकता है। बाबा साहेब भी हमारे उतने ही थे, इसी देश के थे, और वो व्यवस्था आज ऐसी ही चल रही है। तो इसमें थोड़ा क्रेडिट आपको देना चाहिए। आप बैठिए, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। क्या नाम है आपका? अमित सेठी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं अपने भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो इन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही, इन्होंने मुझे मुद्दे गिनवा दिए। ये इनको उंगलियों पे गिनने पड़ रहे हैं, 1 2 3 ये गिनने पड़ रहे हैं। आप अखबार खोलते थे, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक महिलाओं की दिक्कत दिखती थी। अखबार खोलते थे हम लोग, टीवी खोलते थे तो याद था महिला से रेप हो गया, महिला से चैन खिंच गई, महिला से हो गया। अब तो इन्हें उंगलियों पे गिनने पड़ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ अलग अलग शहरों में एक बता रहे हैं। अभी पहले एक शहर के अंदर 20 50 कांड होते थे। तो ये अब ये योगी सरकार में इस चीजों से ये महिलाओं को और आम जनता को मुक्ति मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन बिरला है। सर, आप सवाल पूछना चाहते हैं क्या किसी से? क्योंकि मैं आप चर्चा में सवाल का जवाब कोई नहीं देने वाला। पहले भी एक डिबेट में सवाल किया था अरोड़ा जी से, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। दोबारा पूछ रहा हूँ। एक मिनट भाई ने ये कहा है कि जो रेप है वो गिनतियों पे है। रेप है ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, रेप है ही क्यों हमारे देश में? हमारा देश आज विकसित होने जा रहा है, तो क्या विकसित देश में गिनती में भी रेप होनी चाहिए? दूसरा यार, एक मिनट बोलिए, आपकी आवाज माइक से जा रही है। 10 सेकंड बात खत्म करिए, मैं चर्चा में जाऊंगी। आप पत्रकार हैं, मेरी ये रिपोर्ट नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। यूपी में महिलाओं के साथ 20% अपराधों का इंक्रीजमेंट हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं महिलाएं सुरक्षित है? बस चलिए इस बात का जवाब लेते हैं। आप लोग रुकिए, मैं फिर आऊंगी आप लोगों के पास। आप लोग अपनी बात रखना चाहते हैं? जी, संयम रखिए। एक एक करके सबके सवाल जिसने उठाए हैं एक बिंदुवार बात करते हैं। एनसीआरबी को कोट किया जा रहा है और वो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर जो आपके दावे हैं वो गलत हैं। कहने को मैं कुछ भी कह सकता हूँ, नहीं, वो एनसीआरबी को कोट कर रहे हैं। आप इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे तथ्यात्मक रूप से? वो कौन सी एनसीआरबी की रिपोर्ट है? शायद संभवतः इनके पास होगी, और तो कोई किसी ने देखी नहीं है। दूसरी बात, आप रिपोर्ट की बात करती हैं, मैं प्रैक्टिकल सड़क की बात करता हूं। आज पूछिए महिला से, वो सुरक्षित महसूस करती है नहीं? और रही बात महिला सम्मान की, ये वही लोग थे जब मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ये मुंह में दही जमा कर बैठे थे। ये वही लोग हैं। संदेश खाली में इतना बड़ा कांड होता है, मुंह में दही जमा कर बैठते हैं। ये सेलेक्टिव ढूंढते हैं। हमारे यहाँ अपराधी कोई हो, अभी टैनी का नाम लिया इन्होंने, टैनी का बेटा जेल में बैठा है। वो हमारा था लेकिन जेल में बैठा है। सेंगर का नाम लिया, जेल में बैठा है। इनकी तरह अपराधी खुला नहीं, अपराध करके कोई अपराधी होगा खुला। सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर भी देखा जाएगा क्या कि इस राज्य में हमारी सरकार तो चुप साध ले, उस राज्य में उनकी सरकार तो उस पर हाय तौबा मचाए, कानून अपना काम कर रहा है। सेलेक्टिव अप्रोच है क्या? नहीं मैडम, मणिपुर तो वहाँ भाजपा की सरकार ही है और प्रधानमंत्री जिस देश के हैं उस देश में मणिपुर आता है। मणिपुर में नंगा नाच हुआ महिलाओं के साथ, उन्हें शहीद की महिलाओं को भी नंगा घुमाया गया, बलात्कार हुए। नहीं, उन्होंने संदेश खाली की बात उठाई। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बात आप कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सरकार है, लेकिन संदेश खाली पर क्यों चुप है फिर? नहीं, संदेश खाली पे जो भी जिसने भी अपराध किया है हम अरे भैया, कांग्रेस का प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे एक साथ बोल ले क्या? वो कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नहीं है, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, आप जवाब दीजिए उसका। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है। जो भी जिस तरह का भी जो भी अपराधी है उसे जेल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल किसी भी अपराध के कोई कांग्रेसी समर्थक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए था। और 8 महीने उस घटना को लगातार घटते हो गए मणिपुर में, एक बार भी जुबान नहीं खोल पाए आपके 56 इंची। ठीक है, अब मैं सीधा बोल रहा हूं। एक मणिपुर की एक घटना, वो भी संदेह के घेरे में, बहुत बड़ी। उसके पीछे जो जब घटना बताई जा रही है उसके 3 महीने बाद उसको प्रचारित एक विशेष चैनल के द्वारा किया जाता है, एक विशेष उद्देश्य। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनको कोई नकार नहीं सकता। घटना 3 महीने पुरानी थी, 2 महीने पुरानी थी। हम लोग जो तस्वीरें सामने आई उसको कोई नकार नहीं सकता, और वो काले धब्बे की तरह। ना तो हम नकार रहे हैं, ना हम उसके साथ हैं। लेकिन जो सेलेक्टिव की बात की,
आज वही ममता बनर्जी जो उस अपराधी को बचा रही थी, उसके साथ ये गठबंधन करने के लिए उसके पीछे भागती है कांग्रेस। वो तो उसने लात मार दी कि मैं एक सीट नहीं दूंगी, वरना ये तो दुम हिलाकर संदेश खाली पर मुंह में दही जमाकर घर बैठे हुए थे, बोलने का नाम नहीं ले रहे थे। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान जितना नरेंद्र मोदी ने दिया है किसी और ने दिया नहीं है। आज नारी शक्ति वंदन की बात की है, 3 तलाक से हटाया, हलाला से मुक्ति दी है और 3 करोड़ 18 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के दौरान हमने ऋण दिया है, जिसमें 70% महिला को दिया है। 2.5 करोड़ ठीक है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए हैं, जिसमें 70% महिला को दिया है। ठीक है, महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है और वो महिलाएं, उनकी कोई जाति धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ग है महिला। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि मैं 4 वर्गों की बात करता हूं, जिसमें गरीब है, किसान है, महिला है और नौजवान है। मैं जाति धर्म नहीं देखता, मैं इन 4 वर्गों को देखता हूं। आप सब महिलाएं यहाँ पे है, महिलाओं को लेकर बड़े दावों की बात की जा रही है। ऐसे क्षेत्र से है जिसने कभी कर्फ्यू देखा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, माफियागिरी, रंगदारी देखा है। आज क्या स्थिति है? लोग तो कह रहे हैं कि बदला कुछ नहीं है, अपराध थोड़ा या बड़ा नहीं होता, अपराध ही क्यों है? अपराध है ही नहीं। जब हमारे मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर महिला को सुरक्षित घर से बाहर जा रही हैं, हर सुरक्षित, पहले चैनें टूट रही थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, और हम कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के राज में तो बहुत ही सुरक्षित है महिला। कौन कहता है कौन नहीं? ये तो घर घर से अब किसी टाइम भी निकल सकती है महिला, 2 बजे 12 बजे किसी टाइम भी खुले हम अपना मतलब मुट्ठी में इतनी वो है कि महिला अकेली जा रही है। कौन कहता है? कुछ और लोगों के कमेंट्स लेते हैं, फिर उस तरफ जो लोग बात करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तभी ने क्राइम दिखाई नहीं दिया। अब 10 साल से ये लोग सोचते हैं कि जादू की छड़ी घुमाओ और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन ठीक करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है और उन्होंने बहुत काम करा है। यहाँ पे हम निकल नहीं सकते थे, गाड़ी में लेडीजों को खींच लिया जाता था, चैनें खींच ली जाती थी, हम लोग कमेंट इतने गंदे गंदे पास होते थे, हम लोग निकल नहीं सकते थे। लेकिन अब हम आजादी से घूमते हैं, हमें सारी सुख सुविधा सब मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब मिल रहा है। देखिए, इन्हीं के नेता हैं सबसे बड़े, राहुल गांधी जी। उन्हें पता है, उन्होंने क्या बोला है कि नारी को नष्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि वो शक्ति की बात कर रहे हैं और वो और उस शक्ति को कह रहे हैं कि वो बीजेपी शायद कोई शक्ति या जोर लगा रही है जो अनैतिक। मोदी जी के पास उन्होंने नारी को ही शक्ति का नाम दिया है, तो उसी शक्ति को वो नष्ट करने की बात करें। उन्हें पता है कि मोदी जी ने महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया है कि वो आज अपने आप में पूरी शक्ति है। और राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने देखा है कि अगर आज जो महिला है अपने आप में इतनी सशक्त हो गई है कि वो सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। चलिए, महिलाओं की ताकत है, आधी आबादी की ताकत है। किसी क्षेत्र में किसी बात में महिलाएं कम नहीं है। जी, आप एक बार बोल चुके हैं, कुछ और लोग। जी आगे आइए, आप आगे आइए। बिल्कुल आ रहे हैं सर, एक कमेंट यहाँ से, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे बात हो रही है कि क्राइम क्राइम क्राइम। महिलाएं हमारे रसोई से आती हैं, रसोई उनके सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात होती है मतलब एक नहीं, एक सेकंड नहीं, ये इसको थोड़ा सा आप समझाइए। महिलाएं किचन से आती है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा किचन होता है, ये क्या बात हुई? आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं का काम सिर्फ रोटियां बेलना है और बर्तन मांजना है? नहीं, क्या कहा आपने? नहीं, ये बात आप ठीक से समझाइए, ठीक से समझाइए। मेरे कहने का मकसद ये था कि किचन सबसे बड़ा परिवार की यूनिट होती है, उसमें महंगाई सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि सिलेंडर सबसे ज्यादा मुद्दा है। गेहूं, आटा, दाल, चावल के दाम आज कितनी ऊंचाइयों पर है, सरसों के तेल के दाम कितनी ऊंचाइयों पर है। उसके बाद युवाओं की रोजगार की बात अगर हम करना चाहते हैं, युवा जो पेपर लीक हो गए, मैम पेपर लीक हो रहा है, किसान। नमस्कार मैम, बैठे मैम, ये महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के समर्थक भी हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो किचन का बजट बिगड़ने की बात कह रहे हैं और आप अतीक अहमद जो बात इनसे पहले जो बात हुई मैं उसके लिए आपको कह रहा हूँ, और ये बात कर रहे हैं किचन की। हम अपनी एक मिनट भाई साहब, भाई साहब सब रखिए ना, एक एक करके सबकी बारी है, मना थोड़ी किया आप। हम अपने समाज की नारी को बराबर का सम्मान देते हैं और अपने बराबर में खड़ा करते हैं। ये सिर्फ रसोई में खड़ा कर रहे हैं उसको, ऐसे कैसे चलेगा ना? ये हमारे इनके ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर सवाल है। आप यहाँ महिला रिपोर्टर हैं, आपके ऊपर सवाल है, सिर्फ आपको रसोई में देखा जा रहा है। महंगाई आज इस देश की सबसे बड़ी
दिक्कतें हैं। महंगाई सबसे बड़ी है। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी राय दी कि महिलाओं की भूमिका सिर्फ रसोई तक सीमित। महिलाएं रॉकेट बना रही हैं, महिलाएं रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज रही है और आपको केवल बर्तन मांजना नजर आता है। आप इधर आइए, इधर आइए, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे आप? एक सेकंड, आपकी बात, एक सेकंड। अरे भाई साहब आराम, सभ्यता से। मेरा नाम शिव कुमार चौधरी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रभारी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज झूठे हैं। आप कोई वजह दीजिए, उपमा अलंकार आप अपने हिसाब से यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। ये चुनावी मंच नहीं है, उसका भाषण। वजह ये है हमसे नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों से, मैं किसान आयोग बनाऊंगा, एमएसपी की गारंटी लूंगा और मैं ये मैनिफेस्टो में था बीजेपी की एमएसपी की गारंटी देंगे। ये मैनिफेस्टो में था। अभी पूछती हूँ मैं उनसे, मैं भी पूछती हूँ। पिछले वाले मतलब पिछली सरकार में, मतलब 2014 में या 19 में 2019 कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी की गारंटी और किसान आयोग की हम वहाँ धरने पर बैठे। अभी सवाल पूछती हूँ मैं। चलिए आप सब लोग बैठिए, एक सवाल फिर मैं चर्चा में जाऊंगी। आपने एमएसपी पर सवाल उठाया और कहा कि कोई किसान आयोग नहीं बना, किसानों की बात पूरी 10 सेकंड खत्म करिए, औरों को भी बात रखिए। मैडम पूरी हो जाने तो ऐसा मत करो। सुनिए, ये भाषण का मंच नहीं है सर, सबको बात रखनी है, समय लिमिटेड है। नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने का वायदा किया था। किसानों की आय दुगनी न करते हुए उर्वरक खाद जो 50 किलो का कट्टा था, आज उसकी कीमत घटा के और उसका वेट घटा के कीमत उसकी बढ़ा के 1400 रुपए कर दी और वेट उसका 40 किलो। आपका पॉइंट आ गया जी, बोलिए। मैम आपने भी बोला कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज नहीं है, तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि आप इस तरह के उपमा अलंकार का उपयोग कर रहे हैं तो कोई तथ्य भी दीजिए। किसी कोर्ट ने कहा है क्या मैं आपको या आप मुझको किसी इस तरह की उपमा अलंकार दे सकते हैं कि अनलेस कोई कोर्ट कह दे या मुझ पर ऐसा प्रूव हो जाए, आप पर प्रूव? नहीं, इसका प्रूफ तो अमित शाह जी ऑन एयर बोल रहे थे, ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये चुनावी जुमले हैं और देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने जुमला दिया, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार ये जुमला दिया, बुलेट ट्रेन का जुमला दिया। उसके बाद अब कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो नीरव मोदी को नहीं लेकर पाया, जो विजय माल्या को नहीं लेकर आया, इनकी क्या औकात है राम को लाने के लिए यहाँ पर देश के लिए? और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, चलिए चर्चा में लौटते। मैं आऊंगी, आगे की रो रह गई है। सबसे पहले देखिए, किसान वर्ग की तरफ से सवाल आया, उन्होंने कहा कि आपने एमएसपी गारंटी का झूठा वादा किया। मैं 3 प्रश्न उठाए गए। हाँ। मैं तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। ठीक है। पहले एक भैया खड़े हुए जब महिला केवल रसोई में रहे, ये इनका माइंडसेट है कांग्रेस वालों का। इनका एक नेता कहता है हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और सबको पता है हिंदू धर्म में शक्ति की प्रतीक मां मानी जाती है, स्त्री मानी जाती है, वो उससे लड़ना चाहते हैं। इनके एक नेता कहते हैं स्त्रियों को केवल रसोई में रहना चाहिए, ये इनका माइंडसेट है। हम कहते हैं स्त्री आज हर जगह बढ़े, उसका सीधा एक नहीं 10 उदाहरण देता हूँ। मातृ वंदना कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने मातृ वंदना योजना में 3.31 लाख लाभार्थी और 2630 करोड़ लाख का लोन दिया है। 3 करोड़ 18 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में योजना दी है हम लोगों ने मातृशक्ति के लिए, एक योजना। और सहारनपुर में आकर देखिए कहाँ स्व लीजिए। दूसरी बात एमएसपी की, एमएसपी की बात जो करना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी के इस आंदोलन के पीछे जो विदेशी शक्तियां हैं उसको ही पहचानना पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी से सरकार किसान को नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं होगा। नहीं, आपने ऐसा चुनावी वादा किया था। वो कह रहे हैं कि 2019 में आपने एमएसपी गारंटी का वादा किया था, आपके मैनिफेस्टो में थी ये बात, स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कभी इस तरह की बात नहीं की गई। किसानों की आय दुगने करने का वायदा था। किसानों का आज 11.8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान बीमा फसल योजना के तहत हम लोग उनको सुरक्षा दे रहे हैं। उसके अलावा अभी बात कर रहे थे यूरिया की, 11,700 रुपए की सब्सिडी होती थी, आज 1400 रुपए की सब्सिडी देते हैं हम यूरिया के ऊपर। सस्ता यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं। अब केवल सब कुछ गारंटी हमारे ऊपर डालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। स्वामीनाथन आयोग तो आप ही की सरकार में बैठा था, क्या हुआ एमएसपी का? आज आप उस वर्ग के साथ खड़े हैं कि एमएसपी नहीं मिल रही है। आयोग आपने बनवाया, आपने बिठवाया, आपके टाइम पे स्टडी हुई, क्या हुआ आपके उस वादे? कांग्रेस पार्टी ने जब जिस मैनिफेस्टो में जो वादे किए पूरे किए हैं। 2014 से पहले कांग्रेस ने एमएसपी देने का वादा किसी भी इलेक्शन में नहीं किया था, और नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले सारे चुनाव में
ये बोलते थे कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए और 3 बार केंद्र सरकार को गुजरात मुख्यमंत्री नहीं, एक सेकंड, ये आप प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बात रखनी चाहिए। उन्होंने कब कहा था कि एमएसपी की गारंटी 3 बार चिट्ठी लिखी है गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि एमएसपी देनी चाहिए। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे, और अपने भाषणों में 10-10 बार उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। और लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने उस वक्त नहीं कहा था, लेकिन आज अगर हम कह रहे हैं तो देंगे, क्योंकि हमारे किसी भी नेता ने आज तक जो वादा किया पूरा किया है। जी, प्रधानमंत्री को कोट किया जा रहा है एमएसपी को लेकर। देनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसके अनुसार उसके अंतर्गत जो सब सर्वोत्तम दिया जा सकता है वो सरकार करने का प्रयास कर रही है। और मैं एक संयमित रहिए। आज एमएसपी की बात करेंगे यदि, तो सरसों की एमएसपी केवल 2700 रुपए है, और सरसों ओपन मार्केट में 3200 रुपए की बिक रही है। खुले बाजार में सरसों 4700 रुपए बिक रही है। एमएसपी के किसानों को घाटा देंगे हम लोग, और किसानों प्रत्येक फसल पर एमएसपी दे पाना संभव नहीं है। तो पंजाब की सरकार ने कहा था वो दे, अपने हम लोगों ने कहा किसान की आय दुगना करेगा, ईमानदारी से उसमें प्रयास कर रहे हैं। और अभी एक भजन 15 लाख की बात कर रहे थे। मैं आज चुनौतीपूर्ण शब्दों में मैं खुले तौर पर चुनौती दे रहा हूँ, एक बयान दिखाइए। उन्होंने जो कहा था वो मैं कोट करता हूँ। उन्होंने कहा था देश का इतना काला धन विदेशों में है, यदि सारा वापस आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। वायदा नहीं इतना देने की। ठीक है, चलिए जनता के बीच में चलते हैं, जनता के बीच में चलते हैं। कुछ और लोग हैं इस तरफ फ्रंट रो में जिनकी बात अभी तक नहीं आ पाई है। मैं आऊंगी आपके पास, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए कैमरे पर आइए। क्या नाम है आपका? मैम दीपाली शर्मा। मैम जैसे इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन एक जुमला है, ये जुमला नहीं है। यहाँ मेरठ से भी वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है स्टेशन पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, मेट्रो स्टेशन। और देखिए आप क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ, जहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चलने वाली है, और यात्रियों को कितनी सुविधाएं होंगी, उनका कितना कम खर्च होगा, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। इनकी सरकारों में तो किराना से लोग पलायन कर गए थे, सारे घरों में ताले लग गए थे। क्या सर, क्या सुरक्षा दी उन्होंने हमें, और ये हमें बोल रहे हैं आज हम पे वो उंगली उठा रहे हैं, हम पे उंगली उठा रहे हैं। ऐसा है, पहले राजनीति में मैडम नारे लगते थे, पहले राजनीति में नारे लगते थे कि फला नेता जिंदाबाद, फला नेता जिंदाबाद। बाबा साहेब ने हिंदुस्तान के अंदर सबको बराबरी का हक दिया है। राजनीति में कब से जय श्री राम के नारे लगने लग गए? ये लगातार बार यहाँ विकास की बात हो रही, जय श्री राम के नारे लगने लग गए। ये तो हम लोग भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा दे। एक सेकंड, इस देश में जब मुस्लिम लीग AIMIM क्या फुल फॉर्म है, जब इस्लाम की पार्टी बन सकती है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स के लिए क्या कहे, अपने आराध्य के जय जयकारे लगाए, उससे आपको क्यों तकलीफ है? जय श्री राम कोई अपवित्र चीज नहीं है ना। ऐसा है मैडम, जिसकी पूजा करते हैं उनकी जय करते हैं, क्या परेशानी है आपको? हम तो कहते हैं उस राजनीतिक पार्टी को ही बैन कर दो, उसका नाम बदल दो, वैसी की पार्टी का नाम। हमें उसके नाम से ही प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहेब ने बराबर का संविधान, अभी आप मुझे कह रही थी, अभी आप मुझे हमारे पास रीजन एक्ट लग जाएगा। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदला नहीं, ये संविधान बाबा साहब, मैं यही तो कह रहा, योगी ने किसान का बिल्कुल बर्बाद कर दिया, गाय और बछड़े किसान को। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट तैयार किया था कि SC/ST एक्ट में पहले जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्लियामेंट से वापस उस ड्राफ्ट को वापस ले गया कि नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी, जांच क्यों स्वर्ण समाज मोदी सरकार स्वर्णों को फांसी चढ़ाने पर लग रही। और मेरा गन्ने का भुगतान ये देखिए, इसमें 37% भुगतान हुआ मेरा गन्ने का। और दूसरी बात, राजपूतों के लिए लॉ ऑर्डर अच्छा है, योगी सरकार अच्छी है, सहारनपुर का बीजेपी कैंडिडेट अच्छा है, मगर राजपूत समाज विरोध, वो इसलिए विरोध कर रहा है। आपका भुगतान हुआ है, ठीक है। 2014 से पहले होते थे, वो सड़क, पानी और बिजली होते थे। 2014 चुनाव के बाद वो मुद्दे कहाँ चले गए? इसका मतलब विकास हुआ है ना देश में, विकास की राजनीति कर रहे। जब हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को उसमें लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज जनता ये नहीं कहती कि मेरे इलाके में बिल्कुल मैडम, ये कहीं ना कहीं चीज ठीक हुई है ना, विकास हुआ है ना। आज कोई भी, आज लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो वो बुलेट ट्रेन पर उठा रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली ऐसे मुद्दे खत्म हो गए।
हमने जब मोदी जी को किया था प्रधानमंत्री के रूप में, तो हमारे पास एक राज्य था, एक गुजरात मॉडल था हमारे पास। हम लोगों ने उस गुजरात मॉडल को पूरे देश में किया और प्रधानमंत्री मोदी विकास की तो ये बात है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी नहीं बन पाए, यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने दी। डबल लाइन नहीं रेल कर पाए। हम खड़े रहते थे बाईपास पर की किस तरह से हमारी ट्रेन गुजरे, ये नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी ने किया। डबल इस तरह डिबेट नहीं चल पाएगी, इस तरह डिबेट नहीं चल पाएगी। आप लोग सीट पर बैठिए, आप लोग सीट पर बैठिए, मैं तब आऊंगी, आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठिए, सीट पर बैठिए। सबको मौका मिल रहा है बात रखने का, डेकोरम मेंटेन रखिए, सीट पर बैठिए। आप लोग, आपने जनता की बात सुनी, अब मुझे उस बात को लेकर जवाब दीजिए। नहीं, जनता की इतनी भीड़ में पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि जय श्री राम का नारा बीजेपी क्यों लगाती है। आप सहमत है इस बात से? आप भी सवाल उठाएंगे? जय श्री राम तो कोई भी बोल सकता है, जो राम जी की पूजा करता है, जो राम जी को मानता है, वो जय श्री राम बोल सकता है। अब इसमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जय सियाराम हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन है, स्थानीय मुद्दे और देश के जो मुद्दे हैं उन पे बहस होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी पे बहस का मुद्दा नहीं है। ये जनता के बीच से आया है, ये ना मैंने पूछा ना भाजपा ने कहा, ये वहीं से आया जनता के बीच। मैं सबको जानता हूँ बाई फेस, सारे भाजपा के पदाधिकारी बैठे हुए। जनता, वो जनता आम जनता नहीं बैठी हुई इधर, जितनी भी लेडीज बैठी हुई है सारी भाजपा की पदाधिकारी है। वो नहीं, एक भाई साहब कह रहे थे मैं अगर अल्लाह अकबर कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? वो भी भाजपा के पदाधिकारी हैं क्या? अल्लाह अकबर भी बोल लो, जिसमें जिसकी वो भाजपा के पदाधिकारी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बुलाओ मैं उनको आपके साथ। कोई भी हो, जो जिस धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और मेरा आपसे भी आग्रह है कि मुद्दों पे बात करो, धर्म पे बात न करो। ये सारी बातें जनता के बीच से आई हैं। आज कांग्रेस पार्टी, उसको ये डर सता रहा है कि एक समय पे तुष्टीकरण का आरोप उसके ऊपर लगता था, जिसकी पॉलिसी थी कि अल्पसंख्यकों को एक कर दो, मुसलमानों को एक कर दो और डिवाइडेड हिंदू हमेशा उसके पक्ष में होगा। आज ये कहा जा रहा है कि आप क्यों धर्म की बात करते हैं, आप क्यों जय श्री राम की बात करते हैं? धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। कौन लाया धर्म को पॉलिटिक्स में? पहली बात मैं बोल देता हूँ, धर्म को पॉलिटिक्स में 1947 में ले आए थे। इस देश का विभाजन दुराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया, धर्म के आधार पर देश का संविधान कर विभाजन किया। और दूसरी बात, राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, राजनीति का प्रतीक नहीं है। और दूसरी बात, मैं खुला कह रहा हूँ, ये जाति पाति से तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हम राष्ट्रवाद को मानते हैं, हमारे लिए सबसे पहले भारत माता है, भारत माता के प्रतीक के रूप में भगवान राम है, हमारी आस्था का प्रतीक है। हम उसके साथ पहले दिन से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं, उनके पास एक बार सवाल लिए चलते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या राम मंदिर या श्री राम 2024 में चुनावी मुद्दा है? कौन कर रहा है राम पर पॉलिटिक्स? बेशक अदालत के आदेश पर राम मंदिर का जो है वो निर्माण पूरा हुआ और वहां पर रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई। लेकिन आज आप देखिए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रथ है उसको वो राम मंदिर ड्राइव कर रहा है एक तरह से, और उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिल रहा है। आप देखिए कि अयोध्या में एक दिन में 60 लाख 70 लाख लोग आ रहे हैं दर्शन करने, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश हो, साउथ में थोड़ा स्थितियां भिन्न हैं, लेकिन जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं, जो ये यहाँ मतलब हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म में है। और जहाँ तक धर्म की बात है, वो राजनीति में हमेशा से घुसा रहा है, जब राजतंत्र था तब भी, और जब डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ और मुल्क आजाद हुआ सन 47 के बाद अब तक देख लीजिए, तो लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। जिस जनपद में आप हैं, 84 में आखिरी सांसद थे यशपाल चौधरी जो कांग्रेस से जीते, उसके बाद 2 बार बसपा और 3 बार बीजेपी जीती है। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप घूम रही होंगी, तो भले ही ये बीच में कि कुछ जातियों के लोग नाराज हो गए और महंगाई बेरोजगारी जैसे है, ये कभी मुद्दा नहीं बनी है चुनाव में, कभी नहीं किसी चुनाव में। और वर्तमान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे जो लहर दिखाई पड़ रही है उसकी एक बड़ी वजह राम मंदिर का निर्माण है। ठीक है, कांग्रेस के पास सवाल लिए चलते हैं। उन्होंने कहा राम हमारे लिए आस्था का विषय है, आप कह रहे हैं हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन इस बात को मानेंगे कि राम मंदिर जिस दौर में बना, जिस सरकार ने उसको बनवाया, उसका निर्माण कार्य करवाया, आज लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी है श्रद्धालुओं की संख्या। क्या उसको भी इग्नोर करेंगे? वो भी वहां जाकर जय श्री राम कहकर निकलते हैं। और जब बात जय श्री राम की आएगी और राम मंदिर की आएगी और चुनाव का माहौल बनेगा, तो बताइए मुझे जनता किसकी तरफ होगी? जनता जो राम अपने मैनिफेस्टो के अंदर किसने उस बात को लिखा?
जनता जो राम के रास्ते पे चलेगा, राम के नारे लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो राम के रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल राम के बताए हुए रास्ते पे हर वर्ग को प्यार करती है, हर धर्म के लोगों को प्यार करती है। अरे लोग ठहाके लगा रहे हैं आपकी बात पर, ठहाके लगा रहे हैं आपकी बात पर, लोग दिखाइए उनको। वो भाजपा जो आपका विरोध कर रहे हैं उस सबको आप भाजपा ठहरा दे रहे हैं। ठहाके लगाने के लिए वो लोग आजाद हैं, लेकिन राम के बताए हुए जो मर्यादित रास्ते हैं, उस मर्यादित रास्ते पे केवल और केवल कांग्रेस पार्टी चलती आई है। अब मैं आपको राहुल गांधी का एक बयान बता देती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो देश में आग लग जाएगी। अब बताइए। बिल्कुल, आज भी ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने जो जहर के बीज, जो जहर का केरोसिन जो पूरे देश में घोल दिया है, अगर इस बार सरकार आ गई तो वाकई में ऐसा ही होगा। और देखने को मिल भी रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं। कहाँ दंगे हो रहे हैं? दंगे मैं कह रहा हूँ, कहाँ दंगे हो रहे हैं? हर परिवार में लोग लड़ने लगे, बाप बेटे से लड़ रहा है। देखो घरेलू जो कलह है, घरेलू रिश्तों के मन मुताबिक वो एक अलग है, उसे आप दंगा कह देंगे। राजनीति में मैंने आपने कहा दंगे हो रहे हैं, मैंने कहा दंगे कहाँ हो रहे हैं, तो आप कह रहे घरों के अंदर झगड़े हो रहे हैं। घरों के अंदर झगड़े किस दौर में नहीं होते थे? ये मणिपुर में धर्म के ऊपर दंगा नहीं हुआ। राम जी को वनवास, मणिपुर में धर्म के ऊपर दंगा नहीं हुआ। यहाँ आपके पड़ोस में हरियाणा में धर्म के ऊपर दंगा नहीं हुआ। अभी दंगा हुआ था हरियाणा में, ये भी धर्म के ऊपर हुआ था। तो धर्म के ऊपर दंगे ज्यादा करवाती है, ये इनकी मोनोपोली यही है कि जहाँ जाए। चलिए बीजेपी से इसका जवाब देते हैं, भाजपा से इसका जवाब देते हैं, आपका जवाब। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की भगवान राम में आस्था है, ये मजबूरी का विषय है। इनके उम्मीदवार जो 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात करते थे, आज राम का चर्चा कर रहे हैं मजबूरी में। ये वही कांग्रेस है जिसने अदालत में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। जिस समय राम सेतु तोड़ने का प्रश्न था, इन्होंने प्रश्न उठाया था। कौन था वो जो कोर्ट के अंदर जाकर ये कह रहा था, ये कह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला 19 से पहले नहीं आना चाहिए था। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी की राम मंदिर के विरोध में। आज जब बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, तो आज खिसियान। और ये राम में आस्था रखते हैं। इनको निमंत्रण दिया गया था राम मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए। रामलला के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जाने के लिए। इन्होंने जाने से साफ मना किया, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब ये मजबूरी में हिंदू, इसलिए दिखावटी हिंदू इन्हें लग चुका है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक का मिथक टूट चुका है। आज देश का अल्पसंख्यक भी विकास के साथ सबका विकास, सबका साथ। चलिए, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी विमेन लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो जरूर बताते हैं कि किस तरह 3 तलाक को लेकर उसको खत्म किया गया, हलाला के खिलाफ आवाज उठाई गई। और एम्पावरमेंट अगर महिला का हो रहा है तो ये देखकर नहीं हो रहा है कि कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है। एजुकेशन है, सबको लाभ मिल रहा है। जो आगे बढ़ना चाहती हैं, योजनाएं हैं, सबको लाभ मिल रहा है। आपका क्या मत है? यहां पर भी कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो कोई MY फैक्टर की बात करने लगता है, कोई उसके साथ दलितों का कॉम्बिनेशन लेकर आता है। तो आपको लग रहा है कि अब महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की हों, वो आगे बढ़ना चाहती हैं? नहीं मैम, पहले तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी यूं नहीं कहा कि हिंदू महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं। उन्होंने 140 करोड़ जनता बोली है, कभी अब बल्कि अब तो वो परिवार बोलते हैं। कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं करा। और अब आज भी अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हिंदू से ज्यादा मुस्लिम सुविधाएं ले रहे हैं। हिंदुओं के पास सुविधाएं नहीं है, मुस्लिमों के पास सुविधाएं हैं। चाहे वो राशन की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की हो, चाहे वो आप कोई सी भी योजना उठा के देख लीजिए, आंकड़े उसमें सब मुस्लिम के ज्यादा है। आयुष्मान कार्ड महिलाओं के लिए बहुत सारे लॉ में अमेंडमेंट हुए हैं, वो सब महिलाओं के लिए है। हमारी हिंदू महिलाओं की बात नहीं करते, वो मुस्लिम भी हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि महिला सबसे ज्यादा पूजनीय मोदी जी के लिए है, योगी के लिए है। वो पैर भी छूते हैं उनके। चलिए, इस तरफ अपनी बात रखना चाहते हैं कोई? आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए, इधर आइए। फ्रंट रो में अभी तक बात नहीं हुई है। एक सेकंड, आपकी बात आ गई। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? किससे सवाल आपका? मेरा नाम खुर्शीद मलिक चिश्ती है। मैं बिलोंग करता हूँ 5 सेक्टर से, सड़क दूधड़ी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपका सहारनपुर में इस्तकबाल करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, जो मंच बैठे हैं, हमारे बड़े छोटे बैठे हैं, बहन भाई बैठे हुए हैं, सभ्यता से बात करें। अदब एहतराम बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा, मातृ शक्ति बैठी हुई है यहाँ, सब ये हमारी बहन बैठी है। 2 शब्द कहना चाहूंगा, मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में ना दीन खतरे में है, ना धर्म खतरे में है।
अगर खतरे में है तो गुंडा लुच्चा बेईमान खतरे में। ये बात आप कह रहे हैं, बड़ा हौसला चाहिए इस बात के लिए। सहारनपुर में खड़े होकर आपने कहा कि ना दीन खतरे में, ना महिला खतरे में, गुंडे माफिया खतरे में। लेकिन पूर्व में इस तरह की बात आपकी कौम से जिन्होंने की, उनके खिलाफ फतवे आए, समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उसके पीछे कोई तथ्य है तो आप बताइए। तथ्य ये है, मैं 5 सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। 5 सेक्टर में हमारे 3500 मकान बने, गरीब के, रिक्शा वालों के, कोचे वालों के, और जो है रेडी वालों के, जो ठेली चलाते हैं उनके, जो ट्रांसपोर्ट में लगे हैं उनके। 3500 में से 2200 मकान मुस्लिम के बने, मुस्लिम के। और ये सड़क दुगनी का आंकड़ा है 5 सेक्टर का, और आप देखिए 40 सेक्टर है यहाँ, तो कितना आंकड़ा होगा। रही दूसरी बात, अदब और एहतराम, ये सबसे बड़ी चीज है। आप भी मातृ शक्ति हैं, आप भी हमारी बेटी हैं, हमारी बहन है, हमारी सब हैं, लेकिन अदब और एहतराम बिल्कुल भूल जाते हैं। यहाँ जो हुआ है, हम जब थे 17 से पहले, मैं नजर डालना चाहूंगा 17 से पहले, जब हम कांदले से या शामली से या दिल्ली से चलते थे सहारनपुर के लिए, तो कानवाई लगती थी। मेरे भाई बैठे हैं सब, कानवाई लगती थी, 10-10 गाड़ी इकट्ठी करके। तो अब वो नौबत नहीं है, आप कह रहे हैं सुरक्षित है सब। और अब वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैम 1 मिनट मुझे देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी माँ बहन दी बेटी सब सुरक्षित है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सहारनपुर की जनता का, जोरदार तालियां जनता अपने लिए एक बार। शुक्रिया सहारनपुर की जनता का। तो सहारनपुर से चुनावी चर्चा का ये मंच, चर्चा को यही विराम देनी होगी क्योंकि वक्त का तकाजा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार के जो दावे हैं यहाँ पर, उन दावों के साथ जनता का उत्साह भी जुड़ा है, तो बहुत से सवाल भी जुड़े हैं, लेकिन असल निर्णय तो वोटिंग के बाद ही होता है। बहरहाल चुनाव एक्सप्रेस में सहारनपुर से बस इतना ही। कल नगीना के धामपुर में होगी आपसे मुलाकात। गुरु नानक गर्ल्स कैंपस से चुनाव एक्सप्रेस होगी रात 8 बजे लाइव। आप भी जरूर पहुंचिए, अपनी बात रखिए। शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।